हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बेस्ट एनालिटिकल टेक्निक जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है डीएनए एंड आरएनए का सेपरेशन के लिए। तो चलो हम लोग एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एज। जी हाँ दोस्तों, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझ लो कि ये यूज़फुल है सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए के लिए। मतलब अगर हम लोग को आरएनए एंड डीएनए का सेपरेशन करना है तो उसके लिए ये एक टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है ना, उसके अंदर ये एक टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग को पहले समझना है कि ये क्या चीज़ है तो हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि अगारोस जेल एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेपरेट मीनिंग क्या है। तो हम लोग को चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, अब जैसे कि अगार, आप लोग को पता ही होगा कि अगार एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग अगार को हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अगारोज। तो अगारोज क्या है? इट इज़ अ प्योरीफाइड हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट फ्रॉम इट। मतलब अगार के अंदर से एक प्योरीफाइड हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट निकाल लिया जाए तो वो अगारोस होता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को ये समझ गया कि अगारोस कहाँ से मिलता है। ठीक है, दूसरा जेल। जेल तो आप लोगों को पता ही होगा कि जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी एक रिमोट कंट्रोल कार लेके आते हैं तो उसके अंदर भी जो उसका सेटअप होता है पूरा, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तब जाके वो कार आगे बढ़ती है ना। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो मूवमेंट होगा। मतलब हम लोग वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे एंड वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जो भी करंट रहेगा ना वो फ्लो होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को ये चीज़ याद रखना है कि हम लोग एक जेल मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, सेकेंड पेज पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो पूरा हमारा जो भी है ना यहाँ पर होने वाला है। तो ये अगर आप लोग को इमेज समझ गया ना तो आप लोग को समझ जाएगा कि हम लोग को क्या करना है आखिरकार। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर क्या रहता है, जो भी वोल्टेज एंड करंट रहता है निकलता है यहाँ से। ठीक है, एंड हम लोग वायर को कनेक्ट कर देते हैं एक जेल कास्टिंग ट्रे में। ठीक है, जेल कास्टिंग ट्रे आप लोग समझ सकते हो कि एक चौकोन का स्ट्रक्चर रहेगा एंड उसके अंदर जेल वगैरह हम लोग सब कुछ डालेंगे। ठीक है, एंड बाद में वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझ लो कि जो एक एंड रहेगा वो अपना निगेटिव साइड पे कनेक्टेड रहेगा और एक एंड रहेगा वो हमारा पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग इलेक्ट्रोड बोल देंगे एंड दूसरे को भी इलेक्ट्रोड बोल देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा एंड दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, अब देखो मेन है ना यहाँ पर पावर सप्लाई का काम है एंड जेल का काम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग बीच में स्ट्रक्चर देख रहे होगे जो कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा जेल रहेगा ना वो हम लोग पूरा इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 वेल भी दिखाई दे रहा है जिसको लेबल किया गया है सैंपल वेल से। तो इसको किस तरह हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो कंघी यूज़ करते हैं ना बाल को सेट करने के लिए, तो वो यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, बाद में उसके बाद जेल डाला जाता है एंड उसके बाद कॉम्ब को निकाल लिया जाता है। तो उस तरह यहाँ पर वेल बन जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग को डीएनए एंड आरएनए का सेपरेशन करना है इस टेक्निक का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लोग सैंपल डाल देंगे, जो कॉम्ब का हम लोग सैंपल वेल्स बनाए ना वहाँ पर हम लोग सैंपल डाल देंगे एंड सैंपल डाल देंगे एंड सैंपल डालने के बाद हम लोग पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे एंड ऑन करने के बाद जो भी रहेगा ना डीएनए का सैंपल वो पॉजिटिव एंड की तरफ आगे आएगा एंड उस बेसिस पे उसका सेपरेशन होगा। ठीक है, इतना अगर आप लोग को समझ गया तो प्रिंसिपल बताऊंगा तो और इजीली आप लोग को टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, जो हमारा डीएनए है एंड या फिर आरएनए है। ठीक है, जो हमारा डीएनए एंड आरएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट बैकबोन होता है। फॉस्फेट बैकबोन होने के कारण वो निगेटिव चार्ज होता है। इतना अगर आप लोग को समझ गया तो आप लोग को समझ आ रहा होगा क्यों हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं। पावर सप्लाई में क्या चीज़ है, कैथोड है एनोड है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, डीएनए एंड आरएनए निगेटिवली चार्ज है, तो वो लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास मूवमेंट करेंगे ना।
पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेंगे तो हम लोग को सेपरेशन मिल जाएगा इजीली। बस वही चीज़ है यहाँ पर लिखा भी है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड दे मूव्स टुवर्ड द एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसके तरफ मूव होते हैं एंड उसके बाद सेपरेशन हो जाता है उसके मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे। अब जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स रहेंगे वो ज़्यादा दूर तक जाएंगे, ठीक है, मूव फास्टर एंड फादर, एंड जो लार्जर फ्रेगमेंट्स रहेंगे वो मूव स्लोवर। तो इसके अंदर बस इतना ही है, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा दूर तक एंड ज़्यादा आगे तक जाते हैं एंड जो लार्जर फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो स्लो आगे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगारोज है ना वो पोरस जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब पोरस जेल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग समझ लो कि ये एक मॉलिक्यूलर सीव के जैसा काम करता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सीव क्या होता है वो मैं आप लोग को बता दूं। जैसे कि हम लोग चाय वगैरह निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग छन्नी का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी एक्सेस रहता है मटेरियल तो हम लोग उसको निकाल देते हैं ना, ठीक। उसी तरह इसके अंदर मॉलिक्यूलर सीव होता है, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है पोरस जेल, तो उसके अंदर जो भी रहते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स वो मॉलिक्यूलर सीव के जैसे अटक जाते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़ते बढ़ते जो भी पोर्स रहता है ना तो उसके अंदर वो लोग रुक जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही चीज़ है, बस आप लोग याद रखो, ठीक है। अब अगारोस क्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये पॉलीसेक्राइड्स है जो कि हम लोग को रेड एल्गे से मिलता है, ठीक है। और जब इसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं बफर के साथ एंड जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसके अंदर पोर्स भी रहता है, ठीक है। अब पोर साइज डिपेंड्स ऑन अगारोस कंसंट्रेशन। अगर लो परसेंट ऑफ अगारोस रहेगा तो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैप्चर करेगा। अगर हाई परसेंट ऑफ अगारोस रहेगा तो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैप्चर करेगा, रोक के रखेगा, ठीक है। तो उस तरह इसका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग बफर का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बफर रहता है ना वो आयंस प्रोवाइड करता है और पीएच मेंटेन करके रखा रहता है। बहुत लोग के मन में ये सवाल भी आता होगा कि बफर की जगह हम लोग वाटर का क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो वाटर के अंदर उतने आयंस नहीं रहते जो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करके रखे, ठीक है। अब बफर के अंदर क्या रहता है, आयंस भी रहते हैं, साथ ही साथ पीएच भी रहता है। तो वो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस रहता है ना वो मेंटेन रहता है अपना, ठीक है। तो जो आयंस है वो कंडक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रिस एसीटेट EDTA का यूज़ करते हैं हम लोग और ट्रिस बोरेट EDTA का यूज़ करते हैं। इनके अलग अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि एक लॉन्ग रन में यूज़फुल है, दूसरा है बेटर रिजोल्यूशन, स्टेबल, गुड फॉर स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो अलग अलग बफर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना उसको करने के लिए स्टेप्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग पूरा बना रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिज़ोल्व करते हैं अगारोस को बफर में। जो भी अगारोस है ना उसको बफर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, उसको हीट करते हैं एंड उसको कूल डाउन करते हैं, ठीक है। अब कूल डाउन करने के बाद हम लोग उसको पोर कर देते हैं जेल कास्टिंग ट्रे में कॉम्ब के साथ। जो भी अपना कंघी रहता है उसके साथ उसको हम लोग डाल देते हैं एंड ठंडा करने पर वो पोर लाइक जेल स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो वेल भी फॉर्म हो जाता है, जैसे कि हम लोग कंघी का यूज़ किए थे ना तो वहाँ पर वेल भी फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग सैंपल किस तरह प्रिपेयर करते हैं, डीएनए को हम लोग लेते हैं, उसको लोडिंग डाई के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब लोडिंग डाई कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, 0.5% ग्लिसरॉल एंड कोई भी आप लोग डाई का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोमोथाइमल ब्लू या फिर ब्रोमोफिनोल ब्लू। उसकी तरह हम लोग सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि हम लोग को वेल के अंदर डालना रहता है, ठीक है। अब हम लोग डालते क्यों है डीएनए के साथ ये सारी चीज़ें, तो इसका पर्पज़ है डाई शो माइग्रेशन फ्रंट। मतलब जो माइग्रेशन होता है ना, आगे बढ़ता है वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो वो हम लोग को दिखाता है, ठीक है। और जो ग्लिसरॉल है मैक्स डीएनए सिंक इन वेल। जो ग्लिसरॉल का हम लोग यूज़ करते हैं ना उसका हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो सैंपल है वो हमारा मतलब अच्छे से उसके अंदर जाए, जो वेल है ना उसके अंदर अच्छे से जाए एंड उसके बेसिस पे उसका सेपरेशन हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वेल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर 10 ml सॉल्यूशन डालते हैं हम लोग। अब 10 ml सॉल्यूशन के अंदर 8 ml अपना सैंपल रहता है और 2 ml जो रहता है हमारा ग्लिसरॉल प्लस डाई रहता है, ठीक है। जो डाई का हम लोग यूज़ करते हैं ग्लिसरॉल का वो 2 ml रहता है, ठीक है। अब जेल कास्टिंग ट्रे अपने सामने, उसके अंदर हम लोग डीएनए को डाल रहे हैं डाई मिक्सर के साथ, जो कि हम लोग पिपेट के थ्रू डालते हैं, ठीक है।
अब डीएनए लैडर का भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को उसका मॉलिक्यूलर वेट जानना है तो उसके लिए हम लोग एक लैडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये लैडर नहीं रहेगा, एक आता है डीएनए लैडर का, वो रहता है उसके अंदर, एंड उसके बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को जान सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाते हैं, जो भी करंट रहता है ना उसको हम लोग पास कराते हैं, एंड जब करंट अपना पास हुआ तो जो डीएनए रहता है वो निगेटिवली चार्ज रहता है। अब निगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव एनोड के पास जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद उसका माइग्रेशन होगा, एंड उसके बाद उसका क्या होगा, सेपरेशन होगा। सेपरेशन किस बेसिस पे होगा, क्योंकि इसके अंदर जो अगारोस जेल है वो पोरस लाइक स्ट्रक्चर है। पोर्स के अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स रहेगा वो मॉलिक्यूलर सिव के जैसे अटक जाएगा, रुक जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग को उसका डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। और बाद में हम लोग डीएनए को स्टेन कर देंगे विजुअलाइज करने के लिए, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर एथिडियम ब्रोमाइड। उसके बाद हम लोग को बैंड दिखाई देता है यूवी लाइट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, बस आप लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है क्या क्या है चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो किस तरह का फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकता है, तो बफर प्रिपरेशन एंड यूजेज, हम लोग बफर प्रॉपर डाल रहे हैं कि नहीं, एंड उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, उसके ऊपर फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है। वेल प्रिपरेशन, जो हम लोग कॉम्ब का यूज़ कर रहे हैं ना वो अच्छे से हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, वोल्टेज एंड करंट प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर ज़्यादा वोल्टेज दे दिए तो भी इशू हो जाएगा, कम वोल्टेज देंगे तो भी इशू हो जाएगा। सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, वो भी हम लोग को अच्छे से देखना है। जो भी ग्लिसरॉल एंड सैंपल डालना है, ठीक है ना, डाई वगैरह। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी टाइम हम लोग को प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, टाइम के हिसाब से हम लोग को इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाना है। कंसंट्रेशन ऑफ अगारोस, जो भी अगारोस का कंसंट्रेशन है वो लो है कि हाई है, उस बेसिस पे भी हम लोग को जो इसका है ना फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है। एंड टाइप ऑफ सपोर्टिंग मीडिया, जो भी सपोर्टिंग मीडिया है ना उसका टाइप किस तरह का है, ये सारी चीज़ें अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएगा अच्छे से, अगर हम लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे तब। सो होपफुली आपको इस वीडियो से समझ गया रहेगा व्हाट इज़ अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।